बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट का पढ़ा था और आई वुड लाइक टू क्विकली रिवाइज इट कि वो कहाँ से हम शुरू हुए थे और क्या क्या उसमें हमने पढ़ा था। तो वी स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस, जिसको हमने ओजेनेसिस इन फीमेल डिस्कस कर लिया था और स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स वो भी डिस्कस कर लिया था। इन सब के इंडिविजुअल स्टेप्स और इनके जो डिफरेंसेस हैं वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किए थे और वो सारे इस नोट्स वाली फ़ाइल में रिटन हैं। तो उसके बाद हम आगे और हमने फर्टिलाइजेशन से जहाँ पे एक हमारा जो फीमेल गैमीट है और मेल गैमीट है वो फ्यूज़ करते हैं, वो वाला सारी जो उसके स्टेप्स थे, इंक्लूडिंग पेनिट्रेशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा, द पेनिट्रेशन ऑफ द जोना पेलुसिडा, फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड oocyte सेल मेम्ब्रेन, और वो सारे हमने इन डिटेल डिस्कस किए थे अलॉन्ग विद देयर स्टेप्स एंड अलॉन्ग विद द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गई थी तो वी वर लेफ्ट विद अ ज़ायगोट, और ज़ायगोट जो था फिर उसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हुई और वो उससे ब्लास्टोमेज प्रोड्यूस हुए। ब्लास्टोमेज जो थे उन्होंने मिल के सबसे पहले एक मॉर्यूला बनाया, कॉम्पैक्शन वाला प्रोसेस हुआ, आपका ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट अलग अलग हुआ। फिर उसके बाद जब वो यूट्राइन कैविटी में पहुंचा तो आपकी जो यूट्राइन कैविटी से जो फ्लूइड था वो उस मॉर्यूला के अंदर दाखिल हुआ और मॉर्यूला के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस बन गई जिसको हम ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी कहते हैं। वो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी जब आ गई तो हमने मॉर्यूला को कहना शुरू कर दिया ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट, और इस स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्टिक स्टेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टोजेनेसिस। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि आपकी इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुई डे 6 पे, और वो एंडोमीट्रियल एपिथेलियम के साथ अटैच हुआ। एंडोमीट्रियल एपिथेलियम की आपकी लेयर्स होती हैं, कॉम्पैक्ट लेयर होती है, स्पॉन्जी लेयर होती है। तो वो बेसिकली सबसे पहली जो लेयर होती है ना ऑन द इनर मोस्ट साइड, यानी जब आप अगर फॉर एग्जांपल ज़ायगोट को कंसिडर करें तो जब वो दीवार पे जाके टच करेगा तो वो जिस लेयर को टच करेगा वो आपकी कॉम्पैक्ट लेयर होगी और वहीं पे इम्प्लांटेशन वाला प्रोसेस होता है। एंड द बेसिकली द ट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो भी हमने बनाई थी, ट्रोफोब्लास्ट जो था एक एम्ब्रियोब्लास्ट था और एक ट्रोफोब्लास्ट था। जो ट्रोफोब्लास्ट था इट स्टार्टेड टू प्रोलिफरेट रैपिडली और वो दो लेयर्स में सेपरेट हो गया, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, जिनको अभी हम सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल मैं आपको बताऊं तो फिर इस ट्रोफोब्लास्टिक लेयर ने आपके एंडोमेट्रियल एपिथेलियम को इरोड करना शुरू कर दिया और उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर दी, और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे थे वो सारे एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियोब्लास्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड की। तो यही काम चल रहा था कि, और इसमें जो हमने आखिरी चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि एट अप्रॉक्सीमेटली 7th डे कुछ लेयर्स ऑफ कुछ सेल्स जो हैं वो आपके एम्ब्रियोब्लास्ट से डीलैमिनेट होते हैं। डीलैमिनेट मतलब उनसे अलग हो जाते हैं और अलग होकर एक और लेयर बना देते हैं जिसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं। और ये हाइपोब्लास्टिक लेयर जो है ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी वाली साइड पे होती है। फॉर एग्जांपल ये एम्ब्रियो की डायग्राम मैंने बनाई थी पिछली वीडियो में कि अगर आपके ये आपका एम्ब्रियोब्लास्ट है जिसको अभी मैं लेज़र पॉइंटर से हाईलाइट कर रहा हूँ, और इस एम्ब्रियोब्लास्ट से कुछ लेयर अलग हुए, कुछ सेल्स अलग हुए जिनको मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर दूँ तो, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेपरेट लेयर बना दी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी वाली साइड। ये जो ब्लू में ये ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है और ये जो ग्रीन वाले सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जो एम्ब्रियोब्लास्ट से अलग हुए, और इनको अब हम हाइपोब्लास्टिक सेल्स कहते हैं, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, और बस इतना ही हमने पढ़ा था पिछली फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में। अब जब हम सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो मैंने हेडिंग से लिखे हुए हैं कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट होगी, डेसिडुअल रिएक्शन होगा, HCG की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, आपकी एमनियोटिक कैविटी बनेगी, आपकी लेक्यूनर नेटवर्क्स बनेंगे, क्लोजिंग प्लग बनेगा, एक्सोसिलोमिक या हेजर्स मेम्ब्रेन बनेगी। अच्छा, इन सब के नाम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं लेकिन आई विल प्रोसीड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये चीज़ बीच में कहाँ से आ गई। फॉर एग्जांपल अगर KLM की बात की जाए तो KLM अक्सर इस तरह होता है कि आप पढ़े हो और अभी आपने मुश्किल से ये बात समझी थी कि एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट बन गए, फिर बीच में एकदम से कॉरियन का लफ्ज़ डाल देता है और आपके फरिश्तों को भी नहीं पता होता कि कॉरियन कहाँ से आ गया। तो आई विल नॉट डू दैट एंड आई विल ट्राई टू प्रोसीड इन अ लॉजिकल मैनर। तो सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को वीक ऑफ टूज़ भी कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है कि इसको वीक ऑफ टूज़ क्यों कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली इसको वीक ऑफ टूज़ इसलिए कहा जाता है कि अभी जो हमारा एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 2-लेयर्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, एक लेयर तो अभी हमने पीछे बनाई है हाइपोब्लास्ट, और दूसरी जो बाकी का एम्ब्रियोब्लास्ट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एपीब्लास्ट।
ठीक है। तो ऊपर वाली को एपिब्लास्ट कहते हैं, नीचे वाली को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना कि वो कब है और कहाँ से आएगा, क्योंकि मैं पिकअप वहीं से करूँगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसको वीक ऑफ टूज़ क्यों कहते हैं। उसके बाद नीचे जो है लिखा हुआ है कि 2 कैविटीज़ बनती हैं इसमें। तो पहले हमारे पास सिर्फ ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी थी। तो इस जब सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 2 कैविटीज़ बन जाएंगी, एक एमनियोटिक कैविटी होगी और एक अम्बिलिकल वेसिकल होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपके प्लेसेंटा के कंपोनेंट्स जो है ना, 2 कंपोनेंट्स इस वीक में बनते हैं जो एम्ब्रियो आपको कंट्रीब्यूट करता है। प्लेसेंटा का आपको बस इतना अभी पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा इज़ ए ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज, और इसका कुछ पार्ट जो है, कुछ टिश्यू जो है इसका वो एम्ब्रियो से आता है और कुछ टिश्यू इसका मदर से आता है, और वो इसलिए हम कहते हैं एक मैटरनल पार्ट होता है और एक फीटल पार्ट होता है प्लेसेंटा का। लेकिन वो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि अभी जो प्लेसेंटा, जो हमारा ट्रोफोब्लास्ट था ना बेसिकली, वो कंट्रीब्यूट करता है प्लेसेंटा को। अच्छा, तो नाउ इफ़ वी कंटिन्यू आवर कहानी, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं रेड से ड्रॉ करूँगा आपका ट्रोफोब्लास्ट। हमने पढ़ा था कि पीछे एक ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बन जाती है जब कॉम्पैक्शन होती है, और एक आपका एम्ब्रियोब्लास्ट बन जाता है जो मैंने ये बना दिया है पर्पल से। फिर एम्ब्रियोब्लास्ट के कुछ सेल्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, जो हाइपोब्लास्ट बना लेते हैं, जो मैं येलो से बना रहा हूँ। और उसके अलावा ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी जो फ्लूइड एंटर करता है उससे, ये हमारा प्यारा सा एम्ब्रियो बन गया है। और अब क्या है, जब इम्प्लांटेशन प्रोसीड करती है ना, सबसे पहले तो आपको इम्प्लांटेशन का टाइम पीरियड पता होना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम 6 to 10 डेज़। 6th डे पे ये स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाती है, और फिर 10th डे पे जाके ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन का टाइम है। होता ये है कि जब आपका, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल बना दूँ विद पिंक कलर, ये आपकी यूट्राइन वॉल जो है ना, यूट्राइन वॉल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम की जिस लेयर में ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है या फिर इम्प्लांट कर रहा है, ये होती है आपकी कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये आपका ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड करता जाता है इनटू द एंडोमेट्रियम, तो क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है इनटू 2 लेयर्स, ठीक है। अब 2 लेयर्स में किस तरह डिफ्रेंशिएट करता है, इस तरह होता है कि आपका ट्रोफोब्लास्ट के कुछ सेल्स आपकी ओरिजिनल लेयर से सेपरेट होके एक इस टाइप की चीज़ बना देते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि सिंसिटियम क्या होता है, और इस दूसरी लेयर को सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, मैं रिवाइज़ भी करवा देता हूँ कि सिंसिटियम एक ऐसी बॉडी ऑफ साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्मिक मैस को, जिसमें ढेर सारी न्यूक्लियस हों। और वो ज़ाहिर है किस तरह बनेगी, इंडिविजुअल सेल्स की अगर फ्यूजन हो जाए तो आपके पास, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक न्यूक्लियस बना दूँ, ये इनकी न्यूक्लियस हैं, अब अगर मैं इनकी फ्यूजन करवा दूँ और इनकी वॉल्स जो हैं आपस में, जो इनकी दरमियान वाली वॉल्स हैं वो इरेज हो जाएँ, ये वाली वॉल मैंने इरेज कर दी, ये वाली वॉल मैंने इरेज कर दी, तो अब ये एक सिंसिटियम है, क्योंकि एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक मैस बन गया, ठीक है। इसी तरह जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है, उसकी जो आउटर लेयर होती है सेल्स की, वो आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और वो एक फ्यूज्ड साइटोप्लाज्मिक मैस बनाते हैं जिसमें जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। और ये एक इन्वेसिव लेयर होती है। इन्वेसिव मतलब इन्वेसिव, ये वाला लफ्ज़ इन्वेसिव, इसका मतलब ये इन्वेड करेगी इनटू द एंडोमेट्रियल वॉल। इन्वेड का क्या मतलब है, इट विल अटैक एंड इट विल डिस्ट्रॉय बेसिकली। कितना सही कर लेगा बेचारा छोटा सा एम्ब्रियो। तो ये बेसिकली कुछ एंडोमेट्रियल टिश्यू को इरोड करता है और उससे न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि एल में क्या लिखा है एग्जैक्टली, कि आपकी ये तो टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया था कि 6 to 10 डेज़ होता है। फिर क्या है, इनर लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट की और आउटर लेयर होती है सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की। सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एक रैपिडली एक्सपैंडिंग लेयर होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस है जिसमें कोई सेल बाउंड्रीज डिसर्नेबल यानी डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है। फिर आपकी जो इनर लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की, यानी अब जो एक तो वो होगी ना जो बाहर, मैंने आपको कहा था कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट है उसकी आउटर लेयर जो है वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जो पीछे बच जाते हैं ना साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, उनकी ज़ाहिर है उनके तो सेल वॉल्स और आपस में वो यानी उसमें मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स ही होंगे, प्रॉपर सेल्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इनर वाली सेल लेयर है ना, ये माइटोटिकली एक्टिव होती है। माइटोटिकली एक्टिव क्या मतलब, यानी ये माइटोसिस कर रही है रैपिडली।
क्यों कर रही है माइटोसिस रैपिडली? क्योंकि बेसिकली जो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में सेल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इसी से आ रहे हैं ना। इनकी माइटोसिस से जो सेल प्रोड्यूस होते हैं वो बाहर की तरफ पुश होते हैं और बाहर की तरफ वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट बन जाते हैं। और ये जो आपकी साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, क्योंकि ये माइटोटिकली एक्टिव है तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और वो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। उनको माइटोटिक फिगर्स बोलेंगे। अच्छा, आपके माइटोटिक फिगर्स इसमें जो हैं विजिबल होते हैं और आपके न्यू सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं इनटू द सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और वहाँ पे वो फ्यूज़ करके सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट बन जाते हैं बेसिकली। अच्छा, जो आपकी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है वो इरोसिव लेयर है और वो इन्वेड करती है एंडोमीट्रियल कनेक्टिव टिश्यू को, और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता वॉल ऑफ द एंडोमीट्रियम में घुसता जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपकी KLM की डायग्राम बनाई तो नहीं, यानी कॉपी पेस्ट की है। ये आपकी एंडोमीट्रियल वॉल है जो मैं अभी राइट से बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये पूरा गोल उसका ये होता है कि ये पूरा जो हमारा एम्ब्रियो है ना ये वॉल ऑफ द एंडोमीट्रियम के अंदर चला जाए और बाहर से इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये पूरी तरह से अंदर जा चुका है और ये वॉल ऑफ द एंडोमीट्रियम जो है ये हील हो चुकी है। तो अब आपका ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली दीवार के अंदर है और छुप चुका है एक तरह से। अब अगर देखा जाए तो एक तो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड कर रहा है एंडोमीट्रियल कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। दूसरा ये है कि जो एंडोमीट्रियल सेल्स हैं वो ख़ुद भी एपोप्टोसिस उनका हो रहा है, जिससे ये आपका एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लांट हो सके, यानी वो वेलकम कर रहा है एम्ब्रियो को, आपका जो एंडोमीट्रियम है। तो ये बेसिकली कहानी थी इम्प्लांटेशन की। इसके बाद एक चीज़ होती है डेसिडुअल रिएक्शन। डेसिडुअल रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी डेसिडुआ होती है वो होती क्या है। डेसिडुआ, अभी मैंने इसकी डेफिनेशन नीचे गूगल से डाली है कि डेसिडुआ इज़ अ स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ एंडोमीट्रियम, ठीक है। आपको पता है कि एंडोमीट्रियम यूट्राइन वॉल की सबसे इंटरनल लेयर है, लेकिन ऐसा होता है कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और एक वाइबल प्रेगनेंसी होती है, उसमें ये होता है कि जो आपकी एंडोमीट्रियम है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल लेती है। किस तरह कि उसके जो सेल्स हैं वो ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट करते हैं और ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट करके वो पॉलीहीड्रल हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये जो लाइन में अंडरलाइन करूँगा इससे आपको क्लियर हो जाएगा। द सेल्स स्वेल एंड बिकम पॉलीहीड्रल बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड इन देयर साइटोप्लाज्म। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो आपका एम्ब्रियो है जब वन सेल्स को एरोड करेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिले और वो ग्रो कर सके, ठीक है। तो जब आपकी एंडोमीट्रियल लेयर में इस तरह के सेल अपेयर हो जाएं पॉलीहीड्रल और फिल्ड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड, तो उसको हम कहते हैं डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ। और ये जो सेल्स जिनके अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसको बोलते हैं डेसिडुअल सेल्स, ठीक है। तो डेसिडुअल रिएक्शन क्या हुआ? डेसिडुअल रिएक्शन वो प्रोसेस को कहते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सीरीज़ ऑफ चेंजेस को कहते हैं जिससे आपकी एक नॉर्मल एंडोमेट्रियम कन्वर्ट होती है इनटू स्पेशलाइज्ड डेसिडुअल लेयर, ठीक है। और इसमें क्या बेसिकली चेंजेस होती हैं? द एंडोमेट्रियल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एक्यूमुलेट ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स एंड स्वेल एंड बिकम पॉलीहीड्रल। बस इतनी सी बात है। अच्छा, अब ये मैंने आपकी जो दूसरी है, एक तो KLM है हमारी, दूसरी कौन सी? लैंगमैन में कुछ जो बेसिक डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी लिखी हैं, इसलिए मैंने वहाँ से भी इसमें उठाई हैं और डाली हैं कि जो आपकी सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम होते हैं दे बिकम पॉलीहीड्रल एंड लोडेड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद एक्स्ट्रावेजेट यानी यही ग्लाइकोजन और लिपिड्स जो हैं जो सेल अपने अंदर स्टोर करते करते जब फुल हो जाता है तो थोड़ा सा बाहर निकाल देता है। एंड द टिश्यू इज़ एडिमेटस यानी फिल्ड विद फ्लूइड। These changes are known as the decidua reaction, ठीक है। They are at first confined to the area immediately surrounding the implantation site, but soon occur throughout the endometrium. तो ये डेसिडुअल रिएक्शन पहले तो वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपकी जो आपका है एम्ब्रियो जो अभी ब्लास्टोसिस्टिक स्टेज में था वो इम्बेड कर रहा है, और बाकी रिएक्शन तब होगा जब बाकी यानी अभी तो शुरू में वहीं पे होता है जहाँ पे वो इम्बेड कर रहा है और फिर थ्रू आउट द एंडोमेट्रियम यानी पूरी एंडोमेट्रियम में होता है, पूरे यूट्रस में, ठीक है। तो आपका ये जो ऊपर वाली लाइन है ग्रोथ ऑफ द बायोलैमिनेट, इसको भी मिस कराएं क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, अभी इसको मिस कराएं। तो आपका ऊपर से हमने सारा डिस्कस कर लिया ये, इसमें डेसिडुअल रिएक्शन में बस ये चीज़ समझने वाली थी। अब हम आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ HCG, ठीक है। अब क्या है कि जो आपका सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट था ना, कौन सी ट्रोफोब्लास्ट की जो आउटर लेयर थी, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन बनाता है जिसको HCG कहते हैं। HCG मतलब ह्यूमन कॉरियोनिक
गोनाडोट्रोपिन। ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये इसमें जब अभी हम आगे डेवलपमेंट ऑफ कॉरियन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कॉरियन क्यों कह रहे हैं इसको, अगर ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बना रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखें कि इसका एक तो कि ये प्रोड्यूस कब होता है, प्रोड्यूस तब होता है जब आपका ज़ाहिर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट बन जाएगा ये सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में, तो आपका वो सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट प्रोड्यूस करना शुरू करता है HCG। और HCG किस टाइप का हार्मोन है? ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ये क्या करता है? ये बेसिकली आपके कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करके रखता है। आपको याद हो तो आपने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी FSC की, उसमें पढ़ा था अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो आपका जो रिमेन्स ऑफ दी फॉलिकल ओवरी में रह जाता है कॉर्पस लूटियम, वो कुछ दिनों बाद मर जाता है, ठीक है। वैसे तो वो उसका काम होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करे कि अगर तो प्रेगनेंसी होगी उसको मेंटेन किया जा सके, लेकिन अगर वो ना हो प्रेगनेंसी तो इट डाइज बेसिकली। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हो जाए तो आपका सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट HCG बनाना शुरू करता है, और HCG मेंटेन्स द हार्मोनल एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पस लूटियम इन द ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। क्योंकि जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता ये सारा हार्मोन्स बनाने वाला काम आपके कॉर्पस लूटियम का ही रहेगा और उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, और ये काम आपकी HCG करता है। अच्छा, आगे कॉर्पस लूटियम को डिफाइन किया उन्होंने कि इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट की बेसिस दी हुई कि आपके कुछ रेडियो इम्यूनो एसेज या कह लो रेडियो एक्टिव एसेज ये बेसिकली आपके डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। तो इस तरह के केमिकल्स हैं, हाईली एक्टिव रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं जो HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं। बेशक वो बहुत थोड़ी अमाउंट में, और वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज़ होते हैं। और आपका सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक, यानी आपके सेकंड वीक का एंड मतलब आपकी फर्टिलाइजेशन को 14 दिन हो चुके हैं। अगर हम ओव्यूलेशन क्योंकि 14th डे पे होती है आमतौर पे, और उसमें हम 14 डेज़ मिलाएँ या आपके जो अभी तक हमारी डेवलपमेंट हुई उस सब के, तो एट 28 डेज़ फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब बेसिकली अगली ब्लीडिंग होनी होती है, अगर उस वक्त ब्लीडिंग ना हो तो आप उसके कॉज में प्रेगनेंसी टेस्ट करवा सकते हैं। और हालांकि उस वक्त कोई फिज़िकल चेंजेस इन जो हैं एक औरत की बॉडी में नहीं हुई होती है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, और औरत को बेशक ना पता हो कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। अच्छा, जो HCG है ये तो एक प्रेगनेंसी टेस्ट है जो HCG के थ्रू है, ठीक है। उससे पहले मैंने एक जो आपको पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ाया था, इसी वजह से कि कन्फ्यूजन पैदा ना हो, और वो एक और तरह से भी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है जिसका लिखा हुआ है कि एक चीज़ होती है अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर। अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर इज़ अ इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोटीन जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स रिलीज़ करते हैं इन द मैटरनल सीरम विद इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी अभी डे 1 होता है आपका, डे 1 या डे 2, और ये अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर एक इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोटीन है जो आपका ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देख लो कि HCG भी आपका सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट कर रहा है जो बेसिकली ट्रोफोब्लास्टिक सेल से ही ड्राइव्ड है, लेकिन उसके बनने से पहले अभी आपकी फर्टिलाइजेशन को सिर्फ 1 दिन हुआ है, और आपकी जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं, एक इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोटीन जिसको बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर। और अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 days ऑफ डेवलपमेंट। हमने पढ़ा ना कि वो तो जो HCG है वो 14 days ऑफ डेवलपमेंट यानी सेकंड वीक में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट की बेसिस करता है, लेकिन उससे पहले भी आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो सकती है अगर आप ये अर्ली प्रेगनेंसी फैक्टर वाला टेस्ट करवा लें। तो खैर उसका इतना ही है, और इसको कंफ्यूज नहीं करना विद HCG, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, सिमिलर हैं लेकिन अलग हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे अब हमारा क्या है कि हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले कि आपकी सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइड ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन चुकी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये तो आपका ट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट होगी जो आउटर लेयर थी। आपकी जो इनर जो एम्ब्रियोब्लास्ट था आपका, उसने भी तो डेवलप करना है ना। तो एम्ब्रियोब्लास्ट आपका बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कुछ सेल्स उससे डीलैमिनेट होकर हाइपोब्लास्ट बना देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्दर इसकी क्या डेवलपमेंट होती है। फर्दर इसकी डेवलपमेंट होती है कि जैसे जैसे इम्प्लांटेशन आपकी ब्लास्टोसिस्ट की होगी तो आपके एम्ब्रियोब्लास्ट में एक छोटी सी स्पेस आ जाती है जो आपकी एमनियोटिक कैविटी बनेगी आगे जाके। अब जो सेल्स जिन्होंने एमनियोटिक कैविटी को लाइन करना है वो एमनियोब्लास्ट कहलाते हैं, वो एपीब्लास्ट से सेपरेट होते हैं और एमनियन बनाते हैं, और ये सारा जो है एमनियोटिक कैविटी को इनक्लोज करता है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है।
देखो जैसे जैसे आपका, अगर मैं इसी डायग्राम में आपको बताऊँ, जैसे जैसे वो इम्बेड होता जा रहा है इनटू द वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम, तो आपके जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं, एंडोमेट्रियल सेल्स तो ज़ाहिर है बाहर हैं, वो तो इरोड हो रहा है, वो तो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जिसमें डिग इन कर रहा है ना, वो एंडोमेट्रियम है। आपके जो एम्ब्रियोब्लास्ट है जो अंदर पड़ा हुआ है, आपके एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स अभी तक वेले थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो क्या होगा कि आपके एम्ब्रियोब्लास्ट में एक छोटी सी स्पेस बननी शुरू होगी। हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ से ये, और ये छोटी सी स्पेस जो है आपके एम्ब्रियोब्लास्ट में जो बनेगी, ये छोटी स्पेस एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर बन रही है, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स के अंदर। ये जो छोटी सी स्पेस है ये आपकी आगे जाके एमनियोटिक कैविटी बनाएगी। अभी तक इसने बनाई नहीं है, अभी हम इसको सिर्फ प्राइमोर्डियम ऑफ एमनियोटिक कैविटी कह रहे हैं, ठीक है। ये आपकी जाके एमनियोटिक कैविटी बनाएगी। जो चीज़ नोट करने की है वो ये कि एक तो ये जो एमनियोटिक कैविटी बनाने वाली स्पेस आई है, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी, ठीक है। ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी ये नहीं है, ठीक है, ये एक सेपरेट स्पेस है जो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर आई है। अब क्या होगा कि आपके एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स विल डिफ्रेंशिएट एंड प्रोलिफरेट और वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एपीब्लास्ट, ठीक है। उनमें से एक बड़ा प्रोपोर्शन कन्वर्ट हो जाएगा एपीब्लास्ट में। अब अगर मैं इसको एपीब्लास्ट में कन्वर्ट करना आपको दिखाऊँ, आई विल इरेज ऑल ऑफ दी सेल्स। अब ये बेसिकली आपके डिफ्रेंशिएट करें इनटू एपीब्लास्ट आफ्टर दैट कैविटी दैट प्राइमोर्डियम हैज़ अपीयर्ड। थोड़ा बड़ा इरेजर यूज़ करते हैं, चलो चलो इरेज जाओ, ठीक है। ये सारे आप कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एपीब्लास्ट। आई विल बिल्ड विद, लेट्स से हम ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं। अब ये कन्वर्ट हो गया इनटू एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट लेयर को मैं बना रहा हूँ विद ऑरेंज। तो वो आपने देख लिया था कि जो आपके हाइपोब्लास्ट है वो पहले से बना हुआ है, वो डीलैमिनेशन से बन गया था फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट। अभी आपका जब एमनियोटिक कैविटी का प्राइमोर्डियम आया तो आपके एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स कन्वर्ट हो गए इनटू एपीब्लास्ट। और इन एपीब्लास्टिक सेल्स में से कुछ सेल्स, आपके एपीब्लास्टिक सेल्स काफ़ी ये कह लो क्यूबॉइडल होते हैं, लेकिन आपके जो अब जो आपका एमनियोटिक कैविटी को जो सेल्स लाइन करेंगे वो डराइव होंगे एपीब्लास्ट से ही, बट दे विल बी मोर फ्लैटेंड, ठीक है। अब एपीब्लास्ट से कुछ सेल्स निकलेंगे। लेट मी पिक अ ब्यूटीफुल कलर एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ, अब ये सेल्स, कुछ सेल्स हैं जो एपीब्लास्ट से ड्राइव हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एमनियन फॉर्मिंग सेल्स, एमनियोजेनिक सेल्स, एमनियोब्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है, एमनियोब्लास्ट। अब ये लाइन करेंगे आपकी एमनियोटिक कैविटी को, तो एक साइड से उसको एपीब्लास्ट के सेल्स ने लाइन किया हुआ आपकी एमनियोटिक कैविटी को, और फिर बाकी सारी तरफ से एमनियोब्लास्ट ने लाइन किया हुआ है। तो अब आपकी जो कैविटी है ब्लू से मैंने बनाई थी, ये पूरी ग्रो करके साइज़ में बढ़ के अब ये बन चुकी है आपकी एमनियोटिक कैविटी, ये, ठीक है। इसको बोलेंगे आप एमनियोटिक कैविटी। ये जो आपके ऊपर वाले सेल्स हैं सारे, ये वाले सेल्स, ये सारे हो गए एमनियोब्लास्ट्स और ये नीचे एपीब्लास्ट, ठीक है। हुआ क्या था, एम्ब्रियोब्लास्ट था, एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर स्पेस आई, एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल्स ने डिफ्रेंशिएट किया इनटू एपीब्लास्टिक सेल्स। एपीब्लास्टिक सेल्स में से कुछ सेल्स सेपरेट हुए और वो बन गए एमनियोब्लास्ट्स, जो बेसिकली एमनियोटिक कैविटी को लाइन करते हैं। ये आपकी बन गई एमनियोटिक कैविटी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमनियोजेनिक सेल्स जो हैं एमनियोब्लास्ट वो सेपरेट होते हैं एपीब्लास्ट से, वो एमनियन बनाते हैं। एमनियन बेसिकली वो लेयर है, इस पूरी लेयर को एमनियन, अगर आपसे पूछते हैं को क्या है व्हाट इज़ एमनियन, एमनियन इज़ बेसिकली दिस लेयर ऑफ सेल्स दैट इज़ लाइनिंग द एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियन इज़ नॉट द कैविटी, एमनियन इज़ द लेयर, ठीक है, द लेयर ऑफ सेल्स दैट इज़ लाइनिंग द एमनियोटिक कैविटी। जो उसके अंदर कैविटी है उसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब आपकी बाइलैमिनर डिस्क की फॉर्मेशन हमने पढ़नी है। ज़ाहिर है अब आपकी एपीब्लास्ट एमनियोटिक कैविटी जब बन रही थी, आपके एपीब्लास्टिक सेल्स बन गए, हाइपोब्लास्टिक सेल्स पहले सेपरेट हो गए थे, तो इन दोनों को मिला के तो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं, ठीक है, बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्योंकि पहले एक एम्ब्रियोब्लास्ट एक बड़े से बॉल की सूरत में था, अब इसकी सिर्फ एक डिस्क रहेगी, ऊपर भी कैविटी है और नीचे भी कैविटी। नीचे कौन सी कैविटी थी, ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी।
ऊपर कौन सी कैविटी है? एमनियोटिक कैविटी। अब इसमें आ जाते हैं हम, बाइलैमिनर डिस्क बन गया आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसकी एक अपर लेयर है एपिब्लास्ट और इसकी एक लोअर लेयर है हाइपोब्लास्ट। अब आपकी जो एपिब्लास्ट सेल्स हैं वो कौन से सेल्स हैं, आपने इनका टाइप याद रखनी है, हाई कोलमनर सेल्स, ठीक है, हाई कोलमनर सेल्स रिलेटेड टू द एमनियोटिक कैविटी, यानी एमनियोटिक कैविटी वाली साइड पे होते हैं और ये थिकर लेयर है, ठीक है। फिर हाइपोप्लास्टिक सेल के स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स हैं जो एक्सोसिलोमिक कैविटीज से रिलेटेड है। अच्छा, ये बंदे को कंफ्यूज करने वाली बात है। अब इन्होंने कहीं पीछे नहीं बताया KLM बुक में कि एक्सोसिलोमिक कैविटी क्या होती है, और वो बीच में ऐसी बेतुकी सी बात डाल देते हैं, ठीक है। तो एक्सोसिलोमिक कैविटी बेसिकली ये जो आपकी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, इसी को एक्सोसिलोमिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इस बात में। एक्सोसिलोमिक कैविटी एंड ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी आर वन एंड द सेम, ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने बेसिकली इसमें जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें बताया कि ये जो आपके एपिप्लास्टिक सेल्स होती हैं टॉल कलमनर होती हैं, यानी टॉल होते हैं, और आपके जो नीचे वाले सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं, यानी वो थोड़े से इतनी उनकी हाइट नहीं होती। अब इसी वजह से जो एपिब्लास्ट लेयर है वो ज़्यादा थिक होती है, नीचे वाली लेयर जो है इतनी थिन होती है। आपकी जो एपिब्लास्टिक लेयर है वो एमनियोटिक कैविटी से रिलेटेड है, आपकी जो लोअर वाली लेयर है वो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी से, या फिर जिसको एक्सोसिलोमिक कैविटी कह रहे हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या है कि हमने ये जो आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी या ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है इसको डेवलप करना है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू समथिंग नोन एज द योक सैक, ठीक है। इसको योक सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जानवर या बर्ड्स हैं जो एग लेइंग होते हैं या फिर उनमें ज़्यादातर इसमें योक प्रेजेंट होता है। योक के बेसिकली या मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स वगैरह जो उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ह्यूमंस में भी ये उसी तरह डेवलप हो रहा है तो इसको ह्यूमंस में भी योक सैक कहते हैं, हालांकि ह्यूमंस में कोई योक इसके अंदर नहीं होता, ठीक है। अंडे की जर्दी को योक कहते हैं ना, तो ह्यूमंस में कोई इस टाइप की चीज़ योक सैक के अंदर नहीं होती, ठीक है। इसलिए योक सैक का साइंटिस्ट ने दूसरा नाम रखा है अम्बिलिकल वेसिकल। अभी ये जो आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी कन्वर्ट हो गई इनटू योक सैक, क्योंकि ह्यूमंस में कोई योक नहीं होता, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल वेसिकल। अम्बिलिकल वेसिकल क्यों कहते हैं? अम्बिलिकस से, और अम्बिलिकस बेसिकली आपके बेली बटन वाले एरिया को कहते हैं, क्योंकि बेबी का जो योक सैक वाला रीजन है वो कन्वर्ट होना होता है जब वो बड़ा हो जाता है इनटू द बेली बटन वाला एरिया, इस वजह से उसको कहते हैं अम्बिलिकल वेसिकल। वेसिकल तो बेसिकली किसी भी गुब्बारे टाइप कंटेनर को कहेंगे ना, किसी भी शॉपर कह रहा हूँ, किसी भी क्या कहेंगे कंटेनर, कोई भी आपकी सैक होता है ना, SAC बोरी, उसको कहते हैं वेसिकल। तो अम्बिलिकल मतलब जो अम्बिलिकस के रीजन में डेवलप होगा और वेसिकल मतलब सैक। तो योक सैक को अम्बिलिकल वेसिकल कहते हैं ह्यूमंस में, क्योंकि उसके अंदर योक नहीं होता। अच्छा, अब क्या है? अब आपकी बेसिकली एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, आपकी जो योक सैक की मैंने कहा आपको डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो उसकी जो सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ना, वो लिखी हुई है आपके लैंगमैन के अंदर, तो वो मैंने इसमें डाली हुई है। ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है, लेट्स रोटेट ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपका एब एम्ब्रियोनिक पोल है, पहले तो मैं आपको एब एम्ब्रियोनिक पोल का भी बताऊंगा कि एब एम्ब्रियोनिक पोल से क्या मतलब है, लेकिन आप बस अभी ये याद रख लें कि एब एम्ब्रियोनिक पोल पे फ्लैटेंड सेल्स जो ओरिजिनेट करें कहाँ से, हाइपोब्लास्ट से, वो एक थिन मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसको एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्सोसिलोमिक याद रखना, कैविटी वही वाली है आपकी ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी। तो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो एक्सोसिलोमिक कैविटी को लाइन करेगी या फिर ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी को लाइन करेगी, और इसको डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया था, ह्यूजर, इसलिए इसको ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या करती है, ये आके लाइन करती है इनर सरफेस ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट। अभी इसको छोड़ दें, इनर सरफेस ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट को क्या लाइन कर रही है, आप एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन याद रखें कि जो आपकी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है वो कहाँ से आती है, हाइपोब्लास्ट से। और हाइपोब्लास्ट से जब वो बन जाती है तो ये मेम्ब्रेन टुगेदर विद द हाइपोब्लास्ट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द एक्सोसिलोमिक कैविटी और प्रिमिटिव योक सैक, ठीक है। ये क्या बात लिखी है इसने लिखा है कि आपकी जो अभी हम बात करते हैं कि आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी है, क्या होता है कि आपकी जो हाइपोब्लास्ट के सेल्स हैं, ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं, इस सेल से कुछ फ्लैटेंड सेल्स डिराइव होते हैं जो लाइन कर देते हैं आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी को पूरी तरह से। अब देखना, जब ये एक्सोसिलोमिक कैविटी को पूरी तरह से लाइन कर देंगे तो अब एक्सोसिलोमिक कैविटी कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इनटू द प्रिमिटिव योक सैक या अम्बिलिकल वेसिकल, जिसको कहते हैं प्रिमिटिव अम्बिलिकल वेसिकल, ठीक है।
योग सैक में कन्वर्ट होगी। अब क्या है, ये जो आपका योग सैक बना, इसके बाहर क्या है, बाहर आप देख सकते हैं कि इसके साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि बाहर ट्रोफोब्लास्ट होता है, उसके ट्रोफोब्लास्ट का जो इनर वाली लेयर होती है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, आउटर वाली लेयर सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होती है। तो वही साइटोट्रोफोब्लास्ट इसके बाहर है। तो आपकी जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है उसकी वॉल को कौन लाइन कर रहा है, आपकी एक्सोसिलोमिक जो कैविटी है उसकी वॉल को लाइन कर रही है एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, जो हाइपोब्लास्ट से अभी नई नई ड्राइव हुई है। और एक्सोसिलोमिक कैविटी को ऊपर की तरफ से हाइपोब्लास्टिक सेल्स खुद लाइन कर रहे हैं, और इसके बाहर क्या पड़ा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये बात लिखी हुई है बस, और कुछ नहीं है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाला ये कि ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कौन सी है, ह्यूजर्स मेम्ब्रेन एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन को कहते हैं, और ये ड्राइव कहाँ से होती है, हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, तो अब आपका जो ये वाला नीचे वाला ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी है, ये कन्वर्ट हो चुकी है इनटू योग सैक या फिर अम्बिलिकल वेसिकल। अच्छा, एपिब्लास्ट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द एमनियोटिक कैविटी, सॉरी, एपिब्लास्ट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, एंड इज कॉन्टिन्यूस पेरिफेरली विद द एमनियन। ये बात यही वही वाली बात है कि जो आपके एपिब्लास्ट सेल्स हैं वो फ्लोर बना रहे हैं एमनियोटिक कैविटी का, और कॉन्टिन्यूस हैं किसके साथ, ये जो लेयर लाइन कर रही थी एमनियोटिक कैविटी को, जिसको हम एमनियन बोलते हैं। और द हाइपोब्लास्ट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द एक्सोसिलोमिक कैविटी एंड इज कॉन्टिन्यूस विद द थिन एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, या जिसको ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो आपकी हाइपोब्लास्ट है वो रूफ बना रही है किसकी, एक्सोसिलोमिक कैविटी की, और ह्यूजर्स मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस है। ह्यूजर्स मेम्ब्रेन वैसे इसमें बना देनी चाहिए। अब लेट्स कन्वर्ट इट इनटू अ योग सैक। तो हम इसको कलर देंगे, ये वाला देता हूँ, यूज़ नहीं हुआ अभी तक। लेट्स बिल्ड द ह्यूजर्स मेम्ब्रेन। ह्यूजर्स मेम्ब्रेन के सेल्स कहाँ से ड्राइव हुए हैं, फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट, और अब ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास इनटू योग सैक वाली कैविटी। मज़ा नहीं आया। चलेगा, योग सैक। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास क्या है, दिस मेम्ब्रेन टुगेदर विद द हाइपोब्लास्ट लाइंस द प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल। अच्छा, ये प्राइमरी एम्बिलिकल वेसिकल कहलाएगा, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। द एम्ब्रियोनिक डिस्क नाउ लाइज बिटवीन द एमनियोटिक कैविटी एंड द वेसिकल। ठीक है, ऊपर एमनियोटिक कैविटी, नीचे अम्बिलिकल वेसिकल है। अच्छा, अब हमारे पास एक और जो इंपॉर्टेंट काम इस वक्त होना है, एक चीज़ बननी है जिसको हम कहते हैं मेसोडर्म। लेकिन कौन सी वाली मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, अब मेसोडर्म क्या है, वो बेसिकली आपको थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में समझ आएगा कि एटलीस्ट मेसोडर्म होती क्या है। लेकिन सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में एक टिश्यू बनता है जिसको मेसोडर्म जैसा कहा जाता है, और ये एम्ब्रियो के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मतलब ये एम्ब्रियो के बाहर बनेगा। अब याद रखना, एम्ब्रियो तो हमारे जहन में पूरा ही, हम सोचते हैं कि ये पूरा ही, ये जो ना, ये पूरा ही एम्ब्रियो है, इंक्लूडिंग सेंसिटिव एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। बात गलत नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि जब से एम्ब्रियोब्लास्ट बना है ना अंदर, तब से एम्ब्रियोब्लास्ट वाली चीज़ों को ही हम एम्ब्रियो कंसिडर करें। तो एम्ब्रियो सिर्फ ये वाली चीज़ है, एमनियोटिक कैविटी, योग सैक और ये बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, बस। इसके अलावा जितना कुछ भी है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है। और अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आपको समझ आ गया कि साइटोट्रोफोब्लास्ट सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, और जो कुछ इनमें बनेगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कहाँ पे बनेगी, एम्ब्रियो के बाहर। अच्छा, होता क्या है, ये भी आपकी लैंगमैन से मैंने लिया है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की फॉर्मेशन वाला पैराग्राफ। अ न्यू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स appears between the inner surface of the cytotrophoblast and the outer surface of the exocoelomic cavity. These cells derived from the yolk sac cells form a loose fine connective tissue, the extraembryonic mesoderm. ठीक है, अब क्या है कि आपकी जो ये लाइक, मुझे पता है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कैन स्टिल मेक समथिंग। मैं सिर्फ अभी इसको प्रॉपर कर रहा हूँ, मैं अभी आपके लिए कुछ नई चीज़ नहीं बना रहा, मैंने थोड़ी सी, क्योंकि अभी इसमें हमने समझाना है बहुत कुछ, तो लाइक इट नीड्स टू बी बेटर देन व्हाट आई हैड ड्रॉन प्रीवियसली। हाईलाइटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपकी जो उसने आगे भी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा उसने कहा है
कि आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट, यानी ये जो लेयर अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली लेयर, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी, ये जो यॉर्क सैक है हमारा, इसकी लेयर के बाहर, एक्सोसिलोमिक कैविटी की वॉल के बाहर और साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर के अंदर, यानी ये जो जगह है आपके पास, ये वाली जगह, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको आपके लिए एक और कलर से रंग देता हूँ। मैं आई कैन कलर इट विद समथिंग ग्रीनिश तो नहीं, ब्लू, हाँ ब्लू हमने यूज़िंग किया अभी तक, ब्लू से कर देते हैं। ये जो जगह मैं ब्लू कर रहा हूँ, जो बेसिकली आपकी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन के बाहर है और आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर के अंदर है। यहाँ पे आपके यॉर्क सैक के सेल्स, आपके यॉर्क सैक के सेल्स कौन से वाले हैं? ये एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन वाले, यूजर्स मेम्ब्रेन वाले। ये जो सेल्स हैं ना, यॉर्क सैक के सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं एक फ़ाइन कनेक्टिव टिशू, ठीक है। एक फ़ाइन कनेक्टिव टिशू कौन सा, जो मैं अभी ये ब्लू से बना रहा हूँ, ये फ़ाइन कनेक्टिव टिशू किसने सिक्रीट किया है? यॉर्क सैक के सेल ने सिक्रीट किया है। कहाँ पे सिक्रीट किया है? अपने एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन के बाहर, लेकिन साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ये अब एम्ब्रियो के बाहर ही है, ठीक है, क्योंकि आपकी यॉर्क सैक से बाहर जो भी चीज़ है वो बाहर है, एमनियोटिक है, क्योंकि आपकी जो बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क है उसी को हम एम्ब्रियो कंसिडर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द एमनियन एंड द यॉर्क सैक। खैर, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू आ गया है, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। किसने सिक्रीट किया? यॉर्क सैक की वॉल वाले सेल्स ने। कहाँ पे सिक्रीट किया? यॉर्क सैक के बाहर, लेकिन साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ये आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ये आपकी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। तो अभी आपके पास इतनी ज़्यादा नई चीज़ें वीक 2 के अंदर बन गई हैं, एमनियोटिक कैविटी, यॉर्क सैक, या आपकी एपीब्लास्ट, आपकी जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, तभी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो दैट्स व्हाई आई ट्राइड टू टेक इट स्टेप वाइज। तो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बन गई। अब क्या है कि आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो बन गई है। अब आपका जो हम देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को। हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, एम्ब्रियोब्लास्ट से हमने ढेर सारी चीज़ें बना ली हैं। पहले हमने ट्रोफोब्लास्ट से ढेर सारी चीज़ें बनाई थी, अब हम दोबारा ट्रोफोब्लास्ट की तरफ जा रहे हैं। अब क्या है कि आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अपना काम शुरू रखता है खाना प्रोवाइड करने वाला। उसका काम बेसिकली खाना प्रोवाइड करना है ना आपके एम्ब्रियो को। तो उसकी तरफ आते हैं। अब क्या है कि एक चीज़ होती है लैक्यूना। लैक्यूना लफ्ज़ का मतलब है स्मॉल स्पेसेस, और ये लैक्यूना कहाँ पे अपेयर होती हैं? अब जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो बड़ा होते जा रहा है ना, उसमें एमनियन बन रही है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई है, अम्बिलिकल वेसिकल बन गया है, तो आपकी एम्ब्रियो की नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं। अब उसको खाना भी ज़्यादा चाहिए, उसके वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। उसको रिमूव करने के लिए अब आपको एक सर्कुलेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, और वो काम आपके ट्रोफोब्लास्ट का होता है, ठीक है। तो आपका ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है? इफ़ आई वर टू ड्रॉ अनदर डायग्राम, यहाँ पे हम बनाते हैं और हम एक वॉल बना देते हैं आपकी। ये आ गई आपकी एंडोमीट्रियल वॉल, ठीक है। एंडोमीट्रियल वॉल बना दी, और आपका जो हमने कहा था आपका जो ट्रोफोब्लास्ट है वो इन्वेड करता है इसके अंदर। तो लेट्स मेक ट्रोफोब्लास्ट विद दिस कलर। पहले हम सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है हमारी, वो बेसिकली इन्वेड करके इसके अंदर बहुत ज़्यादा जा चुका है और बाहर थोड़ा सा रह गया, ठीक है। ये आपका हो गया सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। और अब हम बना लेते हैं एक प्रॉपर सी साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर, रेड कलर से ही बना लेते हैं जिस हमने पहले बनाई थी। ठीक है, ये हमने बना लिया आपकी साइटोट्रोफोब्लास्टिक लेयर सेल्स की। और आपका एम्ब्रियो बेसिकली अब साइज़ में भी बड़ा हो रहा है और वो उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करते हैं कि आपकी जो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है उसको थोड़ा मज़ीद एक्सपैंड करके बना देते हैं ऑन द इनर साइड। देयर यू गो, ठीक है। अब ये काफ़ी अंदर जा चुका है इनटू द एंडोमीट्रियल वॉल। इसको हम लिख भी देते हैं कि ये हमारी एंडोमीट्रियम है। अच्छा, अब क्या है कि आपका जो
ट्रोफोब्लास्ट जैसे जैसे इन्वेट करता है ना, वो क्या होता है कि इसके अंदर आ जाती हैं स्मॉल स्पेसेस बननी शुरू हो जाती हैं आपके सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में। इन स्मॉल स्पेस को मैं ऑरेंज कलर से शो करूँगा। अभी मैंने बाकी के एम्ब्रियो की डिटेल्स नहीं बनाई, ये अंदर से इसके अंदर सब कुछ है अभी, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी भी है, योक सैक भी है, एम्ब्रियोनिक बेस, लेकिन इसको अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि अभी हमारा मकसद, अभी हमारा फोकस बाहर वाला सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है, क्योंकि ये सब कुछ अभी उसमें होना है। आपके जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है उसके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस अपीयर होती हैं और इन छोटी स्पेसेस को हम कहते हैं लैक्यूना, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जैसे जैसे वो इन्वेड कर रहा है ना सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट इनटू द मैटरनल टिश्यू, उसको इरोड कर रहा है, तो जाहिर है मैटरनल टिश्यू में कहीं ना कहीं वो कैपिलरीज से भी टकराएगा, ब्लड कैपिलरी से। जो एंडोमीट्रियल कैपिलरीज थी वो तो अपना काम कर रही थी बेचारी, सप्लाई करने आई थी। ये क्या करेगा, आपका जो सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ये उसको ब्रेक डाउन करेगा, उस कैपिलरी को जब वो ब्रेक डाउन करेगा तो आपका जो ब्लड है वो लीक करके कहाँ पे आ जाएगा, इन लैक्यूना में। तो ये लैक्यूना आपके फ्लूइड फिल्ड हो जाएंगे। हमने इनको फ्लूइड से भर दिया है, जो ये इसने मैटरनल टिश्यूज़, मैटरनल कैपिलरीज को इरोड कर करके जो फ्लूइड बनाया ना वो इसके अंदर आ गया लैक्यूना के अंदर। तो अभी हम देखते हैं, एज द एमनियन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड एम्ब्लाइकल वेसिकल फॉर्म, लैक्यूना आ जाते हैं। लैक्यूना बिकम फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ मैटरनल ब्लड फ्रॉम दी रप्चर्ड एंडोमीट्रियल कैपिलरीज, जो हमने अभी रप्चर किए हैं, सेलुलर डेब्रीज, ज़ाहिर वो कैपिलरीज तक पहुँचने तक जो उसने तबाही मचाई है वो सारी गंद भी उसी में आ जाती है। फ्रॉम दी एरोडेड यूट्राइन ग्लैंड्स, जो आपके यूट्राइन ग्लैंड्स भी वॉल ऑफ द एंडोमीट्रियम में थे उनको भी इसने इरोड कर दिया यानी डाइजेस्ट कर दिया। तो अब जो फ्लूइड उसमें है लैक्यूनार स्पेसेस में वो एम्ब्रियोट्रॉफ है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इस लैक्यूना के अंदर सिर्फ ब्लड है, ठीक है। ब्लड है लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सी गंद बलाए जो इसने डाइजेस्ट करते हुए अपने अंदर जमा कर लिए। तो इसलिए जो फ्लूइड लैक्यूना के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोट्रॉफ। अब एम्ब्रियोट्रॉफ के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बाय डिफ्यूजन पास करते हैं इनटू द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली कहानी है सारी न्यूट्रिशन की अभी तक। तो कम्युनिकेशन ऑफ द इरोडेड एंडोमीट्रियल कैपिलरीज विद द लैक्यूना इन द सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट एस्टैब्लिशेस द प्राइमोर्डियल यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन व्हेन मैटरनल ब्लड फ्लोज इनटू द लैक्यूनार नेटवर्क्स, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस पास टू द एम्ब्रियो, ठीक है। ये बेसिकली आपको मैं बताता हूँ इस पैराग्राफ का मतलब है। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है कि ये मैंने लैंगमैन से ली कि ट्रोफोब्लास्ट में जब आपकी डेवलपमेंट होती है और वैक्यूल्स आ जाते हैं जो फ्यूज़ करके लार्ज लैक्यूना, अभी जो लैक्यूना आए थे आपके पास स्पेसेस आई थी, KLM में तो लिखा हुआ है ये बस स्पेसेस आ जाती हैं, वो स्पेसेस आ जाती हैं उनको हम लैक्यूना कहते हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है लैंगमैन में कि पहले छोटे छोटे वैक्यूल्स आते हैं, वैक्यूल याद है ना, ऑर्गेनल जो होता था, छोटे छोटे वैक्यूल आते हैं, वापस में फ्यूज़ करते हैं और वो बनाते हैं एक बड़ा स्पेस, उसको बोलते हैं हम लैक्यूना। अच्छा, जो आपका यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन क्या होती है? यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बेसिकली जब आपका बेबी मदर के अंदर होता है तो आपका ज़ाहिर उसको तो खाना शाना कहाँ से मिलेगा, मदर से मिलेगा ना। तो मदर से जो आपकी अम्बलाइकल आर्टरीज़ होती हैं वो लेके आती हैं मदर से आपके सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह, और जो आपकी अम्बलाइकल वेन्स हैं वो आपकी बेसिकली लेके जाती हैं वापस सारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। ये बेसिकली उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेबी का, ठीक है। लेकिन अभी जो आपका बेबी है उसमें तो अभी तो बेबी के तो कहीं वो सर पैर लग ही नहीं रहा उसका, वो तो अभी एक बॉल ऑफ सेल्स है और उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो उसके लिए अभी तक तो कोई ख़ास आर्टरीज़ भी हमने बनाई नहीं है। तो अभी वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह ले रहा है कि वो छोटे छोटे जो उसके अंदर लैक्यूना बने थे, ये लैक्यूना नेटवर्क्स, ये इन्हीं में वो मदर की कैपिलरीज को इरोड करके खून जमा कर रहा है और उससे वो ले रहा है न्यूट्रिशन बाय डिफ्यूजन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं वो भी बाय डिफ्यूजन ही पास करती हैं टू द एंडोमीट्रियल वेन्स, और एंडोमीट्रियल वेन्स दे टेक अवे बेसिकली द वेस्ट प्रोडक्ट्स। एंडोमीट्रियल वेन्स तो कहना इनको ज़्यादा ही होगी, ये वही होंगी कैपिलरीज होंगी। कैपिलरीज का जो वीनस एंड होता है ना, जो वेन्यूल से कनेक्टेड होता है, उस साइड से आपकी जो वेस्ट है वो निकल जाती है। तो ये आपकी एक प्राइमोर्डियल मतलब एक पुराना और एक प्रिमिटिव और एक इन अ डेवलपिंग स्टेज सी आपकी यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन है जो अभी तक पूरी नहीं बनी। इसकी अल्टीमेट शेप वो होती है जिसमें ये अम्बलाइकल वेन होती है, अम्बलाइकल आर्टरी होती है और आपके एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही होती है। अच्छा, तो आपकी
लैक्यूना पे हम आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब क्या है कि लैक्यूना वाला नेटवर्क अभी तो इतना बना है, ठीक है, कि अभी उसमें लैक्यूना है। अब लैक्यूनर नेटवर्क क्या चीज़ होती है, ठीक है। लैक्यूनर नेटवर्क ये होता है कि जब आपका 12 दिन का एमपी होता है ना, तो आपके लैक्यूना, पहले हमने कहा था ना कि लैक्यूना किस तरह बने थे। लैक्यूना छोटे छोटे वैक्यूल्स की फ्यूज़ करने से एक बड़ी स्पेस बनी थी, उसको हमने कहा था लैक्यूना। अब क्या है कि लैक्यूना, एडजेसेंट लैक्यूना जो है ना, वो साइज़ में इतने बड़े जाते हैं कि वो आपस में फ्यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। जब ये लैक्यूना आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे ना, इनको हम बोलेंगे लैक्यूनर नेटवर्क्स। और लैक्यूनर नेटवर्क्स जो है ना, ये सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट को एक स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस, जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उसके अंदर ये सारे सुराख होते हैं, वही लैक्यूनर जो है आपस में मिलकर बड़े सुराख बन जाते हैं, लैक्यूनर नेटवर्क्स कहते हैं उनको। और लैक्यूनर नेटवर्क्स जो हैं आपके, वो एम्ब्रियो को एक स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस देते हैं। अच्छा, जो आपके नेटवर्क्स हैं वो एम्ब्रियोनिक पोल पे ज़्यादा ऑब्वियस होते हैं, यानी जहाँ पे एम्ब्रियोनिक पोल, अच्छा मैंने आपको कहा था मैं आपको एब एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक पोल बताऊँगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपका एम्ब्रियोनिक पोल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी तो हमने इसमें ढेर सारी चीज़ें बना दी ना, यहाँ पे पहले सिर्फ एक एम्ब्रियो ब्लास्ट पड़ा हुआ था, इस साइड पे एम्ब्रियो ब्लास्ट था और नीचे एक ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी थी, ठीक है। उस स्टेट में जिस साइड पे एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। ये जो ऊपर मैंने अभी सर्कल बना रहा हूँ, ये साइड होगी एम्ब्रियोनिक पोल, और जो ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी वाली साइड होती है उसको बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो इन मैच्योर एम्ब्रियो, जिस तरह अभी हमें बायोलैमिनेट डिस्क वाला दिख रहा है, तो एमनियोटिक कैविटी वाली साइड जो होगी वो होगी एम्ब्रियोनिक पोल, और जो आपकी योग साइक वाली साइड होगी वो होगी एब एम्ब्रियोनिक पोल। एब AB एम्ब्रियोनिक पोल, ठीक है। ये आपके दो पोल्स हो जाते हैं, ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्लोजिंग प्लग में। जब आपका, मैंने आपको बताया था कि 10 डेज का जो कॉन्सेप्टस या फिर एम्ब्रियो होता है, उसकी, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एम्ब्रियो और उसकी मेम्ब्रेन्स को मिला के कॉन्सेप्टस कहते हैं, तो वो आप उस लेक्चर में दे के रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी एम्ब्रियो होता है, जब वो पूरी तरह से एम्बेड हो जाएगा 10th डे पे, तो ज़ाहिर है वो जहाँ से घुसा है वहाँ पे एक, जो आपकी सरफेस है उसको इरोड किया था उसने, तो वहाँ पे एक सुराख तो होगा। तो पहले तो वो सुराख होता है। अब आपने उसकी देखना है कि वो हील किस तरह हो रहा है। पहले एक सरफेस डिफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उस पर एक ब्लड का जिस तरह आपका कोगुलेटेड ब्लड आपके ज़ख़म को, स्किन पे अगर आपको कट लग जाए तो पहले उस पर एक कोगुलेटेड ब्लड की लेयर आती है, उसके बाद वो स्किन बनती है ना, तो वो फिब्रिन कोगुलम ऑफ ब्लड यहाँ पे भी बनता है मैटरनल एपिथेलियम में। और इस फिब्रिन कोगुलम ऑफ ब्लड जो शुरू में बनता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग प्लग, ठीक है। ये इनिशियली क्लोज होता है, लेकिन डे 12 यानी उसके बाद 2 दिनों में ही जो आपकी यूट्राइन एपिथेलियम है या एंडोमेट्रियल एपिथेलियम है वो पूरी तरह से रीजनरेट हो जाती है और क्लोजिंग प्लग जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। तो ये था क्लोजिंग प्लग का कॉन्सेप्ट। ये क्लोजिंग प्लग उन्होंने शो भी किया हुआ है। यहाँ पे आपका इम्प्लांटेशन साइड यहाँ से अंदर गया था और ऊपर पहले क्लोजिंग प्लग आता है और फिर आपकी जो एंडोमेट्रियल सरफेस है वो पूरी तरह से रीजनरेट हो जाती है। अच्छा, अब आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपकी कॉरियन की फॉर्मेशन है, ठीक है। कॉरियन की, अभी हम कॉरियन की बात करते हैं वो क्या चीज़ होती है, लेकिन उससे पहले हमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर बनने वाली एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी की बात करनी पड़ेगी, जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। जो आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म थी, ये जो ब्लू में, अब मुझे ये डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी, तो मैं इसको आगे जाके जल्दी से ऐसे बनाता हूँ कि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। दिस विल बी योर एमनियोटिक कैविटी। इसको नीचे से किस चीज़ ने लाइन किया होता है, एपीब्लास्टिक सेल्स ने, जो कि आपके टॉल कलमनर सेल्स होते हैं। एपीब्लास्टिक सेल्स किसके साथ कॉन्टिन्यूस होते हैं, एमनियन के साथ। ठीक है, उसके बाद आपकी नीचे की तरफ क्या होता है, हाइपोब्लास्टिक सेल्स। हाइपोब्लास्टिक सेल्स की बॉयडल होते हैं, और हाइपोब्लास्टिक सेल्स फिर किसके साथ कॉन्टिन्यूस होते हैं, किस मेम्ब्रेन के साथ, आपकी ह्यूजर्स मेम्ब्रेन के साथ वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ह्यूजर्स मेम्ब्रेन कौन सी होती है, एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन। और ह्यूजर्स मेम्ब्रेन या एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन किस कैविटी को लाइन कर रहे होते हैं, एक्सोसिलोमिक कैविटी को, जिसको क्या बोलते हैं आपका बेसिकली आपका योग सैक बोलते हैं, ठीक है।
तो ये आपका हो गया योक सैक, यहाँ अम्बिलिकल वेसिकल, ये होगी आपकी एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। नीचे वाली लेयर होगी आपकी हाइपोब्लास्ट, ऊपर वाली लेयर होगी आपकी एपीब्लास्ट, और ये आपका एम्ब्रियो है। अब हमने पढ़ा था कि इसके बाहर लेयर होती है हमारे पास, जो हमने बनाई थी अभी रिसेंट सबसे लेटेस्ट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये किन दो के दरमियान में होती है, आपके योक सैक के बाहर होती है, यानी एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, या क्या कहते हैं उसको, यूजर्स मेम्ब्रेन के बाहर होती है, और आपके साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के अंदर होती है। तो ये मैं जो डार्क ब्लू से बना रहा हूँ, ये आपके कौन से सेल्स हो जाएंगे, साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। ये नामों को हम ना अभी के लिए मिस करा देते हैं। ये पूरी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है जो बाहर है, लेकिन साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की तरफ से अंदर है। ये मैंने इतनी थिक इसलिए बनाई है इसके आपको, क्योंकि स्पेसेस अभी इसी में दिखाने हमें। उसके बाद इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर हमारे पास होता है आपका सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या है, अब ये है कि आपकी जो जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है ना, एज एम्ब्रियो ग्रोज स्मॉल स्पेसेस अपीयर वेयर इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर जो स्पेसेस आ रही हैं, ये कुछ देर बाद कर जाती हैं फ्यूज़। जब ये स्पेसेस कर जाएंगी फ्यूज़, तो एक स्पेस, एक कैविटी आपकी बन जाएगी, और आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो अब दो लेयर्स में डिवाइड हो चुकी है। एक तो ये बाहर वाली जो दीवार के साथ लगी हुई है साइटोट्रोफोब्लास्ट की दीवार की तरफ जो लगी हुई है, उसको हम बोलेंगे, ये भी मैं आपको नहीं बताता उसको क्या बोलेंगे, पैराइटल लेयर बोल रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। और जो अंदर एम्ब्रियो के साथ लगी हुई है उसको विसरल लेयर बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या थी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो बेसिकली डिवाइड हुई है किस चीज़ की वजह से, एक कैविटी की वजह से, जिसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये बेसिकली अभी तक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके लिए हुई है वो ये है। अच्छा, अब आपको मैं एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, वो ये कि एम्ब्रियो में विसरल और पैराइटल लेयर को विसरल और पैराइटल लेयर नहीं कहा जाता, बल्कि जो पैराइटल लेयर होता है उसको बॉडी वॉल के साथ कंसिडर किया जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है सोमैटिक लेयर, ठीक है। और जो आपकी विसरल लेयर है उसको ऑर्गन्स के साथ कंसिडर किया जाता है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं स्प्लैंक्निक लेयर। तो एक आपकी होगी सोमैटिक लेयर किस चीज़ की, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, और एक होगी स्प्लैंक्निक। तो अब आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया होगा कि सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या होती है और स्प्लैंक्निक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्या होती है, विसरल और पैराइटल लेयर को कहते हैं। अब ये बेसिकली सारी बात थी कि आपकी जो ये कैविटी है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है इसको बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी, ठीक है। एकदम से बहुत ढेर सारे नाम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन प्रोड्यूस होती है। जो एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं कोरियोनिक कैविटी, ठीक है। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी कि जो एक्सोसिलोमिक कैविटी अभी बनी है ये बिल्कुल सेपरेट है फ्रॉम द योक सैक, बिल्कुल सेपरेट फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी। इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी एक्सोसिलोमिक कैविटी से। एक्सोसिलोमिक कैविटी ये है, ये एम्ब्रियो के अंदर है, लेकिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बाहर है, ठीक है। दैट इज़ वेयर द कन्फ्यूजन स्टार्ट्स बेसिकली। तो ये है भी पता नहीं किस उल्लू के उसने नाम रखा है, एक्सोसिलोमिक कैविटी और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, बहुत डिफरेंट और डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। अब क्या है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो बाहर वाली है उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियम ऑफ कोरियोनिक कैविटी, और जो भी चीज़ें इस प्राइमोर्डियम के बाहर हैं, जो भी लेयर्स इस प्राइमोर्डियम के बाहर हैं, उनको हम बोलते हैं कोरियोनिक मेम्ब्रेन, या प्यार से कह लो तो
कॉरियन, ठीक है। बस ये चीज़ थी समझने वाली, इस पूरे लेक्चर में सबसे ज़्यादा समझने वाली ये चीज़ थी। इसमें ये कि कॉरियन का हमने कहा कि कौन सी लेयर्स हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के बाहर हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम के बाहर हैं तो कहाँ पे हैं? जो बाहर वाली लेयर्स हैं वो तो आपके पास कौन कौन सी हैं आप देख लें। एक आपके पास ये जो अंदर मेसोडर्म की लेयर है जिसको हम पैराइटल मेसोडर्म कह रहे थे, यानी सोमैटिक मेसोडर्म। एक तो ये इसमें आ जाएगी सोमैटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। इसके साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बोलना ज़रूरी इसलिए क्योंकि एक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है, वो आगे बनेगी 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में, अगले लेक्चर में बनेगी, उसको अभी हम नहीं छेड़ते। लेकिन अभी हमारे पास जो पैराइटल लेयर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, वो आपकी जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो, और आपकी जो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो सब मिलके क्या बना रहे हैं आपके पास? कॉरियन। टड़े गायब हो गया सब कुछ। अच्छा, ये आपकी एक्सोस्लोमिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी का फॉर्मेशन है कि चेंजेस होती हैं ट्रोफोब्लास्ट में, एंडोमेट्रियम में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इंक्रीज़ करती है, उसके अंदर पहले सिलोमिक स्पेसेस आती हैं, वो सिलोमिक स्पेसेस फ्यूज़ करके सिलोम बना लेते हैं। सिलोम यानी सिलोम लस का मतलब ही कैविटी, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और फिर वो सराउंड करिए किसको? एमनियन और एम्बिलिकल वेसिकल को। ज़ाहिर है वो जब आपने अभी देखा ये पूरी बाहर सबको ही सराउंड कर रही है, तो जो कैविटी बनी है तो एमनियोटिक कैविटी को भी सराउंड करिए और योक सैक को भी सराउंड करिए। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये जब इसके गिर्द बन रही होती है ना कैविटी, तो एक पॉइंट पे ये नहीं बनती, वहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है जो बेसिकली कनेक्ट कर रहा है आपके स्प्लैंक्निक लेयर या विसरल लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को पैराइटल लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से, यानी आपके एम्ब्रियोब्लास्ट, पूरा जो आपका एम्ब्रियो अंदर है वो, उस पूरे एम्ब्रियो को वो कनेक्ट कर रहा है विद द कॉरियन जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है। ये जो छोटा सा टुकड़ा है जो आपके एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है विद द आउटर जो उसकी कवरिंग्स हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैसे मैं भूल गया हूँ, इतना बड़ा नाम है इसका, इसको जो भी बोलते हैं अभी हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या बोलते हैं इसको। कनेक्टिंग स्टॉक, वाह कितना अजीब नाम था। कनेक्टिंग स्टॉक आपके एम्ब्रियो को कनेक्ट करे बेसिकली विद द आउटर लेयर्स। कनेक्टिंग स्टॉक ये क्या है? बेसिकली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का एक टुकड़ा है। बोलोगे इट इज़ अ remnant of extra embryonic mesoderm that connects the embryoblast with the trophoblast, या कह लो it is a region of extra embryonic mesoderm where the extra embryonic mesoderm does not disappear, where the exocoelomic cavity जो ये बाहर वाली है it does not form and it connects the embryo with the एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। अच्छा, ये जो आपका कनेक्टिंग स्टॉक है ये आगे जाके आपका अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है जब इसके अंदर ब्लड वेसल्स ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड का वो भी है प्राइमोर्डियम। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है अगर आपको ये नहीं पता तो ये आपको मैं अभी बता देता हूँ क्या होता है, दिखा देता हूँ। देखिए कहानी कुछ इस तरह है कि आपका बेबी जैसे जैसे साइज़ में बड़ा होता है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए मदर से, और वो हर वक्त मदर की दीवार के साथ चिपका नहीं रह सकता, उसको थोड़ी सी मोबिलिटी भी चाहिए। तो आपके यूट्रस के अंदर आपका जो बेबी होता है वो एक तार के थ्रू, जिस तरह मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है ना, इस तरह आपका बेबी भी इस कॉर्ड के थ्रू आपकी मदर की सर्कुलेशन के साथ अटैच होता है। तो उस वायर को या उस कॉर्ड को हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके अंदर बेसिकली अम्बिलिकल वेन आर्टरी गुजरी होती हैं जो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स इसके अंदर से लेके जाती हैं। तो वो उसी का ये प्राइमोर्डियम है, कनेक्टिंग स्टॉक। अच्छा, कनेक्टिंग स्टॉक भी हो गया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी भी होगी। कॉरियोनिक मेम्ब्रेन में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनती है तो वो स्प्लिट करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को 2 लेयर्स, सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म। जो आपकी सोमैटिक मेसोडर्म है और जो 2 लेयर्स हैं ट्रोफोब्लास्ट की, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, वो बनाती हैं कॉरियन। कॉरियन आउटरमोस्ट फीटल मेम्ब्रेन होती है जो वॉल ऑफ द कॉरियोनिक सैक बनाती है। कॉरियोनिक सैक वही हो गया, यानी अंदर कॉरियोनिक कैविटी और बाहर कॉरियोनिक मेम्ब्रेन।
आपकी एम्ब्रियो, आपका एमनियोटिक सैक और आपका अम्बिलिकल वेसिकल वो सस्पेंडेड होते हैं सैक में बाय द कनेक्टिंग स्टॉक। जो अभी मैंने आपको कनेक्टिंग स्टॉक दिखाया जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का पार्ट है। द टर्म अम्बिलिकल वेसिकल इज प्रेफर्ड बिकॉज द योक सैक डज नॉट कैन कंटेन योक, ये हमने बात कर ली है। एम्ब्रियोनिक सीलोम इज द प्राइमोर्डियम ऑफ द कॉर्निक कैविटी, ये भी बात कर ली है। लार्ज एक्सेलरेटेड कैविटी द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। अच्छा, ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एम्बिलिकल वेसिकल्स ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रीकॉर्डल प्लेट ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा यानी ख़त्म। अभी हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी और एम्ब्रियोनिक सैक। अब क्या है कि सेकेंडरी एम्ब्रियोनिक सैक के लिए एम्ब्रियोनिक सैक बोल रहा हूँ, सेकेंडरी योक सैक के लिए या सेकेंडरी एम्बिलिकल वेसिकल के लिए या डेफिनेटिव योक सैक जिसको कहते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेल्स उसको बनाएंगे वो कहाँ से आएंगे। पहले आपको पता याद करो तो जो प्रिमिटिव योक सैक था उसकी जो मेम्ब्रेन ह्यूजर्स मेम्ब्रेन थी वो बनाई थी, वो कहाँ से आए थे सेल्स, वो यो हाइपोब्लास्ट से आए थे। तो ये सेल्स जो अभी इसको सेकेंडरी योक सैक में कन्वर्ट करेंगे ये भी हाइपोब्लास्ट से आएंगे। हाइपोब्लास्ट एडिशनल सेल्स बनाता है जो माइग्रेट करते हैं अलॉन्ग द इनर साइड ऑफ द एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन, और ये सेल्स जो हैं डिवाइड करके एक और कैविटी बना देते हैं एक्सोसिलोमिक कैविटी के अंदर, और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी योक सैक और डेफिनेटिव योक सैक। और ये योक सैक स्मॉलर होता है दैन द ओरिजिनल एक्सोसिलोमिक कैविटी, और इसकी फॉर्मेशन जब हो रही होती है तो आपके एक्सोसिलोमिक कैविटी का कुछ पार्ट जो है वो पिंच ऑफ हो जाता है और ये पोर्शंस जो हैं एक्सोसिलोमिक सिस्ट के तौर पे रह जाते हैं जो कोरियोनिक कैविटी में पाए जाते हैं, और ये बाद में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या इसने इतनी बड़ी बात की है, इसने बात बेसिकली ये की है कि आपका अगर मैं एक जल्दी से ये आपका हो जाएगा एमनियोटिक कैविटी, नीचे इसकी लेयर हो जाएगी एपिब्लास्ट, उससे नीचे हम बना देते हैं जल्दी से हाइपोब्लास्ट, और उसके नीचे हमारा ढेर सारा योक सैक। योक सैक अभी बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि इसने अभी बहुत बड़ा काम करना है। तो ये आपका योक सैक हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके हाइपोब्लास्ट के सेल बना, ठीक है। होता क्या है कि हाइपोब्लास्ट अभी जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो बाकी हमने एम्ब्रियो के पढ़े थे स्ट्रक्चर्स वो अपनी अपनी जगह पे हैं। वो अभी बिल्कुल जो आपकी एमनियन मेम्ब्रेन है वो इसी तरह एग्जिस्ट करेगी इसके गिर्द। उसके अलावा जो आपकी ह्यूजर्स मेम्ब्रेन है वो भी अपनी जगह वैसे ही इसको लाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो विसरल लेयर है जिसको हम कौन सी लेयर बोलते हैं, स्प्लैंक्निक लेयर। स्प्लैंक्निक लेयर इसको लाइन करेगी उसी तरह। फिर आपकी आ जाएगी कैविटी, और कैविटी के बाद आ जाएगी आपकी सोमैटिक लेयर ऑफ दी क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इनको कनेक्ट करेगा कनेक्टिंग स्टॉक, और उसके बाहर सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट ट्रोफोब्लास्ट वाली बकवास, ठीक है। अच्छा, ये क्या है कि आपके अभी जो डेफिनेटिव योक सैक की बात की हमने, आपके हाइपोब्लास्ट से कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सेल्स क्या करते हैं, वो डिवाइड करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं। ये तो सारे सेल्स करते हैं, खैर वो डिवाइड और प्रोलिफरेट करके इस तरह एक स्मॉलर कैविटी फॉर्म करते हैं विद इन दी लार्जर योक सैक। अब जो आपका बड़ा सा योक सैक था उसके अंदर एक छोटा योक सैक बन चुका है, और ये जो छोटा योक सैक बना है इसको हम बोलते हैं डेफिनेटिव योक सैक, यहाँ फिर डेफिनेटिव योक सैक, यहाँ फिर सेकेंडरी योक सैक। तो ये बेसिकली आपके ओरिजिनल जो आपका प्रिमिटिव योक सैक था उसकी डिवीजन हुई है और ये डेफिनेटिव योक सैक बना है। अच्छा, अब होता ये है कि जो आपका बाकी जो आपका बच गया है योक सैक का पार्ट, जो बेसिकली ये वाला पार्ट सारा, एक मिनट, ये वाला पार्ट जिसको मैं अभी पिंक से मैं इसको गंदा मंदा कर रहा हूँ, ये जो योक सैक का पार्ट बन गया ये पिंच ऑफ हो जाता है क्योंकि यहाँ से बंद हो गया, तो बाकी जो आपका बच गया वो पिंच ऑफ हो जाता है, यानी वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम दिस डेफिनेटिव योक सैक, और उसको हम बोलते हैं एक्सोसिलोमिक सिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सोसिलोमिक सिस्ट। अब ये जो एक्सोसिलोमिक सिस्ट है, आपको क्या लगता है अगर ये योक सैक से बाहर निकल गया तो ये किस जगह पे पड़ा हुआ है? ये जो आपका एक्सोसिलोमिक सिस्ट है ना,
लार्ज पोर्शन ऑफ द एक्सोसोलोमिक कैविटी पिंच ऑफ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोसोलोमिक सिस्ट, और ये पाए जाते हैं कोरियोनिक कैविटी में, एक्सट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम। ये एक्सोसोलोमिक सिस्ट जो है आपका बाहर पुश हो जाता है। आपका जो ये जो आपकी विसरल लेयर है ना आपके एक्सट्राएम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, ये आ जाती है योक सैक के अराउंड, और ये जो आपका एक्सोसोलोमिक सिस्ट है ये आपके खाते से ही बाहर हो जाता है। इसको ये फिर पहुंच जाता है आपकी जो आपकी कैविटी है ना, कौन सी, कोरियोनिक कैविटी, ये उसमें चला जाता है क्योंकि पिंच ऑफ हो चुका है। तो अब आपका एम्ब्रियो जो है, मेन जो आपका एम्ब्रियो है वो ये रह गया है। ये जो आपका बड़ा पार्ट था योक सैक का, ये एक्सोसोलोमिक सिस्ट के तौर पे पिंच ऑफ हो गया, और बाद में इसको कर लिया जाता है रिजॉर्ब, और ये हो जाता है डिसअपीयर। जब ये हो गया डिसअपीयर तो पीछे जो बच गया वो आपका डेफिनेटिव योक सैक है या सेकेंडरी योक सैक है। ठीक है, अब हम इसको मुबारकबाद देते हैं और इसका घर इसको बंद कर देते हैं। ये अब आपका एम्ब्रियो ये बन गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई सारी कि सेकेंडरी योक सैक वाली कहानी हमने पढ़ ली है कि जो आपका एक्सट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम जैसे जैसे बनता जाता है तो आपका प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल जो है वो साइज़ में छोटा होता है, सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बन जाता है, और ये बेसिकली उन सेल्स की वजह से जो हाइपोब्लास्ट के अंदर से आके प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल को डिवाइड करते हैं, और एक लार्जर पार्ट जो है वो पिंच ऑफ हो जाता है, और बस यही कहानी लिखी हुई यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छा, ये आपकी सेकेंडरी अम्बिलिकल वेसिकल बन गया। इसकी डायग्राम वैसे ये दी हुई है कि सेल्स होते हैं हाइपोब्लास्ट के, वो जाते हैं, वो यहाँ से, या ये आपकी KLM की डायग्राम है कि वो जाते हैं और वो यहाँ से इसको पिंच ऑफ करते हैं यहाँ से, और ये आपका छोटा सा पार्ट जो है अलग हो जाता है एज दी जो रेमिनेंट है बेसिकली प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल का छोटा सा पार्ट जो बच गया है, जिसको एक्सोसोलोमिक सिस्ट कहते हैं, और ये किस जगह पे आपकी एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम में, तो बाद में रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई। अब क्या है कि जो हमने बात की थी, अगर मैं इसको थोड़ा सा एरेज कर दूँ और आखिरी हम पैराग्राफ पढ़ लें बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो ऑफ, कि आपकी जो ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन है ना वो यूट्राइन एंडोमेट्रियम में हुई है। कहाँ पे? सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ यूट्रस में। ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर वॉल। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल पे हुई है, सुपीरियर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस में इसकी इम्प्लांटेशन साइट होती है। लेकिन जो मज़े की बात है कि इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को आप अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट कर सकते हैं, और आप हाईली सेंसिटिव रेडियो इम्यून एसेज जो है वो भी, यानी आपको ये तो हमने पहले बात की थी कि जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसकी मदद से हम जो इम्प्लांटेशन साइट है उसको ढूंढ सकते हैं एज अर्ली एज द एंड ऑफ द सेकंड वीक। ठीक है, अब ये एक बहुत मज़े की, चाहे एक प्री कॉर्डल प्लेट वाला हमारा रह गया छोटा सा, कि एक 14 डे एम्ब्रियो जो है वो अभी तक फ्लैट बायलैमिनर डिस्क की पड़ी है। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो हमने बनाया था ये सारा ऊपर भी कैविटी है, ये आपकी इम्यूनिटी कैविटी है, ये भी, ये आपका नीचे योक सैक है, ये भी कैविटी है। ठीक है, खाली है। तो आपका एम्ब्रियो तो अभी तक एक डिस्क की सूरत में ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो कहीं से इंसान का बच्चा लग ही नहीं रहा। तो इसमें जो पहली एक चीज़ डेवलप होती है ना, जो इसको एक थोड़ा सा हमें एक वो देती है, एक सेंस देती है कि इसका कौन सा एंड है जो इसका मुंह बनेगा, कौन सा एंड है जिसकी बैक बनेगी, कौन सा एंड जो इसके बाजू बनेंगे, वो होती है हमारी प्री कॉर्डल प्लेट। प्री कॉर्डल प्लेट ऑर्गेनाइजर है ऑफ द हेड रीजन, यानी बताएगा कि कौन सा रीजन माउस बनेगा और कौन सा रीजन उसके हेड का बैक वाला पार्ट बनेगा। और बेसिकली ये बनता किस में है? ये बनता है आपके हाइपोब्लास्टिक सेल्स में। हाइपोब्लास्टिक सेल्स क्या होता है कि हाइपोब्लास्टिक सेल्स वैसे तो हमने पढ़े थे ना कि पीछे के क्यूबॉइडल होते हैं, लेकिन कुछ एक जगह पे हाइपोब्लास्टिक सेल्स अपनी शेप बदल के कलमनर हो जाते हैं, और कलमनर होकर वो एक थिक एंड सर्कुलर एरिया बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री कॉर्डल प्लेट। अब इसको मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, ये आपके एपीब्लास्टिक सेल्स हैं, ये आपके हाइपोब्लास्टिक सेल्स हैं। कुछ सेल्स जो हैं आपके वो कलमनर हो गए, एपीब्लास्ट जो आपके हाइपोब्लास्टिक सेल थे, कुछ सेल्स उसमें कलमनर हो गए। वैसे तो वो क्यूबॉइडल हैं, लेकिन कुछ सेल्स उसमें कलमनर हो गए। और ये जो कलमनर रीजन है, ज़ाहिर है अब ये एक एलिवेटेड लोकलाइज्ड सर्कुलर एरिया है, और ये सर्कुलर एरिया जो आपका है ये कहलाता है प्री कॉर्डल प्लेट, जो प्राइमोर्डियम होगा माउथ का। अच्छा, खैर इसकी इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी इसको अभी हम इससे आगे कुछ इतना रिलेटेड या कॉन्सेप्चुअल नहीं है, तो अभी हम इसको बस इतना ही पढ़ेंगे। और बेसिकली हमारे पास शुरू में अगर हम बात करें तो एक एम्ब्रियोब्लास्ट था, एम्ब्रियोब्लास्ट से हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने। एपीब्लास्ट से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो आगे, अभी एक्टोडर्म जो है वो अभी हम
उसकी डिस्कशन ना ही करें। अलबत्ता इसको हम कह सकते हैं जो लाइनिंग ऑफ एमनियन, ठीक है, वो बनी आपकी एम्ब्रियोनिक। ये सारी बकवास अभी नहीं करें, ये हमें एक मुझे यही इनकी बात बुरी लगती है कि जो चीज़ हमने पढ़ी नहीं है अभी तक वो डाल के क्यों कंफ्यूज करना किसी को, ठीक है। तो अलबत्ता हाइपोब्लास्ट से क्या डराइव होता है ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि एंडोडर्म ऑफ द अम्बिलिकल वेसिकल, जिसको ह्यूजर्स मेम्ब्रेन हमने कहा था, वो बेसिकली बनती है। और फिर ह्यूजर्स मेम्ब्रेन जो है वो किसको गिव राइज करती है, वो यानी किसको जन्म देती है, वो जन्म देती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को। इसी के साथ हमारा सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट पूरा होता है। अल्लाह हाफिज़।